हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 74th क्लास है हमारी, यानी 74वां पेपर जो है आज हम प्रैक्टिस करेंगे। पेपर 1 की बात हम कर रहे हैं, यूजीसी नेट, उसके ये पीवाईक्यूज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज का जो पेपर है वो 2 सितंबर 2024 को हुआ था जी, फर्स्ट शिफ्ट में एनवायरमेंटल साइंस या फर्स्ट शिफ्ट में, और जो भी पेपर हुए होंगे वो सेम ही होते हैं, ठीक है, शिफ्ट वाइज। सो 2 सितंबर का ये पेपर है। अगर आपने कर रखा है तो आप वापस से प्रैक्टिस करके देखिए कि कितने क्वेश्चंस आपके बन पाते हैं यहाँ से। ओके, 50 क्वेश्चंस हैं जी इसके अंदर। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सितंबर वाले एग्जाम्स ये 4 पेपरों में 5 पेपरों में जो है अपने ये सितंबर वाले फिनिश हो जाएंगे। तो उसके बाद जो है हम फिर अपने जो जनवरी में एग्जाम्स हुए 2025 में, उन जैन वाले एग्जाम्स में पेपर 1 जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बहुत फोकस के साथ जो है वो सारे क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने 73 वीडियोस जो पहले हो चुकी हैं, इतने क्वेश्चन पेपर्स हम कर चुके हैं, वो देखी हैं, सो ये पेपर आपको इजी लगने वाला है, ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यूज के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे ही सोल्व हो जाते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने की या एक लेंदी बनाने की इसको कोशिश की गई है। आज के एग्जाम्पल में मैं आपको क्लासिक एग्जाम्पल बताऊंगी कि कैसे जो है वो एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका बहुत ज्यादा टाइम जा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज दे रखी है विजिटर्स की, कुल्लू एंड मनाली जिन्होंने विजिट किया या फिर इन्होंने सिर्फ कुल्लू विजिट किया। टोटल 5 दिनों का अगर हम बात करें तो 4000 जो है वो नंबर ऑफ विजिटर्स दे रखे हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आपको यहाँ हो सकता है, देखो मंडे को 15% किसके, यानी ये 100% कितने हैं, 4000 है ना, जो दोनों जगह विजिट कर रहे हैं, तो 4000 का 15%। टिल ट्यूसडे, यानी मंडे और ट्यूसडे दोनों आ गए इसके अंदर, ठीक है। सो ट्यूसडे तक की बात हो रही है, ट्यूसडे टिल ट्यूसडे, ऑन ट्यूसडे की बात नहीं हो रही है। ओके, सो 40%, यानी 4000 का अगर 40% कैलकुलेट करूं, 4 चौके 1600, ठीक है। तो यहां तक आ गया आपका 600। हाँ, ये है 1600। अगर आप इसकी बात करोगे 7 चौके 28, 2800, 70%, 8 चौके 3200, और ये आ गया 100%, यानी 4000। सो पॉइंट ये है कि ये टिल फ्राइडे दे रखा है, टिल थर्सडे दे रखा है, टिल वेंसडे दे रखा है। तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मंडे को तो हमें पता है 600 ने ट्रेवल किया, ट्यूसडे को कितनों ने ट्रेवल किया। तो ट्यूसडे को अगर टिल ट्यूसडे 1600 है तो उसमें से मंडे वाले माइनस करने पड़ेंगे। तो 1600 में से 600 गए 1000, ठीक है। 2800 में से 1600 गए 1200, 3200 में से 2800 गए 400, 400 में 4000 में से 3200 गए 800। ये है, ये फ्राइडे को आए, ये थर्सडे को, यानी ऑन थर्सडे, ये ऑन वेंसडे, ये ऑन ट्यूसडे, और ऑन मंडे तो आपके 600 रहेंगे। सो आपको ये चीजें भी कैलकुलेट करनी है और कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। ओके, अब ये है कुल्लू और मनाली के। अब कुल्लू और मनाली में से कुल्लू के विजिटर्स को माइनस करेंगे तो टिल ट्यूसडे, टिल वेंसडे, टिल थर्सडे वाले आ जाएंगे 600 में से, अगर इनको माइनस किया तो, ठीक है। अगर वापस से मुझे देखना है कि ऑन ट्यूसडे कुल्लू में कितने थे, तो 1060 में से 360 गए, 1540 में से 1060, 1700 में से 1540 सब्ट्रैक्ट करो, और 1960 में से 1700 सब्ट्रैक्ट। ओके, मैं उम्मीद कर रही हूं आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स टू मनाली ऑन, देखो ऑन पूछ लिया इन्होंने, मंडे एंड ट्यूसडे। अब मनाली पूछा है, हमने तो ऑन में निकाले थे कुल्लू और मनाली दोनों, और सिर्फ कुल्लू, तो कुल्लू मनाली ऑन वाला जो कैलकुलेट किया था उसमें से कुल्लू के माइनस करने पड़ेंगे, तब जाके किसके आ जाएंगे जी, ऑन मनाली में ऑन मंडे एंड वेंसडे आ जाएंगे, ठीक है। कितना परसेंटेज ऑफ विजिटर्स टू कुल्लू ऑन वेंसडे, सो ये परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी है। उससे पहले एक टेबल आपको, ये आंसर 1 200 आएगा, ये देखो, ये टेबल मैंने आपके लिए बना दी है। ये है टिल वाले, यानी टिल मंडे, मैंने यहां से टिल हटा दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। कुल्लू और मनाली में टिल मंडे 600, टिल ट्यूसडे 1600, वेंसडे 2800, थर्सडे 3200, फ्राइडे 4000। कुल्लू और मनाली में ऑन अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसमें से सब्ट्रैक्ट होता जाएगा, 4000 में से 3200 गए, 3200 में से 2800, 2800 में से 1600, 1600 में से 600। सो ये ऑन आ गया, यानी ऑन ट्यूसडे 1000 लोग, ऑन वेंसडे 1200 लोग, और ऑन थर्सडे 400, ऑन फ्राइडे 800 लोग। ओके, अब कुल्लू में टिल मंडे,
कुल्लू में टिल वाला आ गया, तो जो उन्होंने दे रखा है ये वो वैल्यूज हैं अपनी, और कुल्लू में ओन निकालेंगे तो इनमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे जो मैंने आपको बताया था। तो देखो 700, 480, 160 और 260 आ गया। देन है मनाली ओन, मनाली ओन करेंगे तो ये कुल्लू और मनाली ओन में से ये कुल्लू वाले माइनस कर देंगे ये वाले, यानी 600 में से 360, 1000 में से 700, 1200 में से 480, 400 में से 160 और 80 800 में से 260 माइनस कर देंगे तो ये वैल्यूज आ गई। ओके, अब आप एक बात सुनो, मैंने ये टेबल बनाई, बहुत जल्दी बन गई थी, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मैंने क्या गड़बड़ कर दी, 1960 में से 1700 माइनस किया, तो पता नहीं क्यों बट यहाँ पे 140 लिख दिया। ठीक है, अब 140 लिखा हुआ है तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, और मैं सोच रही हूँ क्वेश्चन क्यों नहीं सोल्व हो रहा है, मैंने क्वेश्चन भी ठीक पढ़ा है, मैं सब्ट्रैक्ट भी सही कर रही हूँ, प्लस भी सही कर रही हूँ, लिटरली 1-1.5 घंटा दिमाग खराब रहा इस चीज की वजह से। सो इससे ये प्रूव होता है कि अगर आप काम माइंड से नहीं करोगे, जल्दबाजी में चीजें करोगे, या आप कितना ही माथा मार लो, आपको नहीं समझ आएगा आपने कहाँ गड़बड़ कर दी। इसलिए हर एक कैलकुलेशन को शुरू में करते हुए ही डबल चेक करो कि आपने 15% निकाला है, 15 चौके 60 होते हैं, आप क्या निकाल रहे हो परसेंटेज, 4000 से निकाल रहे हो, तो वो आप कैलकुलेट अच्छे से करो, वरना एक प्लस माइनस की वजह से आपके दिमाग की ऐसे दही हो जाएगी और आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर आप आके जीखोगे कि यार ये सिली मिस्टेक कर दी। ओके, सो ये चीज आप कैलकुलेट करके देखना आपसे हो रही है या नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहां हो गया। विजिटर्स जो कुल्लू और मनाली को मंडे को विजिट कर रहे हैं वो है 600, मनाली वाले क्या आ जाएंगे, 600 में से 360 गए 240, ऐसे ही कुल्लू मनाली को वेंसडे जो विजिट कर रहे हैं वो है 1200, और ओन वेंसडे सिर्फ मनाली में आ जाएंगे 720। तो मनाली में मंडे और वेंसडे को हो गए 720 प्लस 240 960। नंबर ऑफ विजिटर्स कुल्लू में हो गए 1540 में से 1060 गए 480। अब हमसे पूछा था कि जो टोटल मतलब मनाली के जो मंडे और वेंसडे हैं वो कितना परसेंटेज है, वो x% है मान लो किसका, कुल्लू की वेंसडे विजिटर्स का, यानी 480 का। तो ये यहां से कट गया, देन 4 ये आपका डिवाइड बाय 480 इंटू 10 ऊपर चला गया ना, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये आंसर आपका 200 आएगा यहां सीधा सीधा। सो इजी है, लेंदी है, लेकिन उस लेंदी के चक्कर में कई बार दिमाग खराब की वजह से कोई एक छोटी सी मिस्टेक हो सकती है, जो मेरे से भी हुई थी सोल्व करते टाइम। सो मैं सोच रही अगर ये पेपर में हो जाता तो बहुत गड़बड़ हो जाती। सो वो गड़बड़ नहीं करनी है, और वो चीज कब कम होगी, वो प्रैक्टिस से ही कम होगी, कि आपको आइडिया लगेगा प्रैक्टिस करने से, जब आप अलग अलग डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे कि आप कहाँ कहाँ और किस तरीके की गलती करने की आप में काबिलियत है। ठीक है, सो वो कैपेबिलिटी आपकी जो है ना, कि मुझे अब पता चल गया कि यार मैं प्लस माइनस में गड़बड़ कर सकती हूँ, तो वो एक बार देखना पड़ेगा कि अच्छा मैंने जब प्रैक्टिस की थी तब यहां गड़बड़ की थी, जब मैं एग्जाम में बैठूं तो कहां गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके, सो वो प्रैक्टिस जो मैंने अभी तक 73 पेपर्स करा रखे हैं, और आपके जून वाले एग्जाम्स तक 94-95 क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे टोटल। सो मोर देन इनफ होते हैं इतने डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सोल्व करना। सो आप करके देखिए, इट विल बी इजी और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। ओके, चलिए, व्हाट इज द एवरेज नंबर। तो ये क्वेश्चन आ ही नहीं रहा था मेरा, क्योंकि मैं यहाँ पे वो जो 960 वाला कर रही थी वो गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, 960 नहीं 260 ना, हाँ 260। चलिए जी, सो व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स टू मनाली ऑन ऑल डेज एक्सेप्ट मंडे। मनाली के पूछे तो ये टेबल हमने कैलकुलेट कर ली है। ऑन मनाली पूछे हैं, ये सारे हैं मनाली के, मंडे वाले को छोड़ के इन चारों को प्लस करो, डिवाइड बाय 4 कर दो। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा जी 450। ये देखिए, इन सबको प्लस करके 4 से डिवाइड करना है, दैट्स इट। एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स टू कुल्लू ऑन मंडे एंड थर्सडे इज इतना परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ विजिटर्स टू मनाली ऑन वेंसडे। सो इट्स लाइक, अगर मान लो ये एवरेज नंबर मैंने निकाला, ये आ गया x, तो ये बोल रहे हैं कि ये x जो है ये मनाली वालों से कितना कम है, और उसकी भी परसेंटेज। तो मान लो मनाली वाला y आ गया, तो x माइनस वाई डिवाइड बाई किससे कम है वो पूछा है ना आपसे, लेस देन द नंबर ऑफ विजिटर्स टू मनाली। सो डिवाइड बाय y इंटू 100। कैसे आएगा आंसर, ये ऐसे आएगा, देखो 460 यही था ना, x माइनस वाई डिवाइड बाय वाई, नहीं भाई x आएगा डिवाइड बाय x। ठीक है, मैं वो x y में कंफ्यूज हो जाती हूँ कई बार, बट अदरवाइज ये चीज सिंपल सी है कि जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 460 आया। अब आपसे पूछ रहे हैं कि 460 कितना कम है,
तो 460 कम है, कितना परसेंटेज कम है वो निकालने के लिए, किससे कम है, 720 से कम है, तो 460 डिवाइड बाय 720 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, सो ये परसेंटेज आपका 63.88889 करके आएगा, तो ये 63.89 आपका आंसर दे दिया इन्होंने। ओके जी, What is the ratio of number of visitors to Manali on Wednesday to the number of visitors to Kullu on Thursday? So Manali on Wednesday, ये Wednesday है, तो वो पूरी टेबल हमने कर रखी है, तो Wednesday और इसके विजिटर्स देखो, आंसर 9:2 आएगा। ओके, ये 720 रेशो 160 आएगा। इसको जब आप कट आउट करोगे तो ये 0 8 दूनी 16 और 8 नीम 72, ठीक है, 9:2। इफ 20%, अच्छा एक और क्वेश्चन, ये भी ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन है, देखो, इफ 20% ऑफ द विजिटर्स टू कुल्लू ऑन ट्यूसडे आर फॉरनर्स, 40% of the visitors to Manali on Friday are foreigners, then what is the total number of visitors to Kullu on Tuesday who are not foreigners and Manali on Friday who are foreigners? तो ये क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी जो है ये यहाँ ऐसे भी पढ़ सकते हो कि कुल्लू और मनाली के बताने हैं जो कि फॉरनर्स नहीं है, जबकि उन्होंने कुल्लू वाले पूछे हैं जो फॉरनर नहीं है और मनाली वाले पूछे हैं जो फॉरनर हैं, तो वो टोटल करना है, ठीक है। सो ये कंफ्यूजन भी आपको जल्दबाजी में हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से जो रफ पेपर आपको मिलता है उसके ऊपर अच्छे से साफ साफ लिखना है, जैसे तो आपको वो लिखे हुए कोई मार्क्स मिलने हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन अगर आपने वो करते हैं ना, गोप चौप कर देते हैं पूरा का पूरा पेज के ऊपर, कैसे प्लस माइनस क्या कुछ नहीं पता चल रहा, तो फिर आपका डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन गड़बड़ होने के चांसेस 100% एंड टाइम वेस्ट होने के चांसेस हैं। बिकॉज जो चीज आपने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाली है वो हो सकता है फिफ्थ क्वेश्चन में वापस से उसकी जरूरत पड़े, तो अगर आपने होच पोच कर दिया पूरा का पूरा तो आपको समझ ही नहीं आएगा और वापस से अब वही जोड़ घटा गुना भाग कर रहे होगे। ओके, तो इट्स बेटर 5 के 5 क्वेश्चन को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, जैसे यहाँ पे मैंने टेबल बनाई है वैसे ही आपको अच्छे से टेबल बना लो या जो है अच्छे से सोल्व कर लो चीजों को, तो क्लैरिटी होनी चाहिए, पूरा का पूरा डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअली समझ आना चाहिए। ओके, सो 20% आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 700 का 20% और यहाँ पे आ जाएगा 540 का 40%। सो यहाँ से पूछे थे जो फॉरनर नहीं है तो 700 में से 140 गए 560, और यहाँ पूछा था जो फॉरनर है यानी 216, तो 560 और 216 को जोड़ोगे तो 776 आ जाएगा। ठीक है जी, मैं उम्मीद कर रही हूँ ये क्वेश्चन आपका अच्छे से सोल्व हो गया हो। देन आता है जी प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय, तो पीवाईक्यूज में ही ये आपको बता रखा है कि प्रोपाउंडेड अगर पूछ लिया जाए और आंसर किलपैट्रिक नहीं है तो जॉन ड्यूई के साथ जाइए। जॉन ड्यूई जो है वो इसके ओरिजिनेटर माने जाते हैं, ठीक है। और अगर आप देखेंगे कि इसको पॉपुलराइज किसने किया तो आपका किलपैट्रिक आ जाता है, ठीक है, किलपैट्रिक। सो वो चीज, ये दोनों नाम आपको जो है वो बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं जब ये क्वेश्चन आए। तो जॉन ड्यूई आंसर है इसका, ठीक है। सेकंड, Which of the following are true regarding फोर्ट विलियम कॉलेज? तो फोर्ट विलियम कॉलेज से रिलेटेड है, एक आधा ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपको डिफरेंट लग सकता है, डरने की जरूरत है नहीं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको अटेम्प्ट तो करना ही है। ओके, सो थोड़ा एजुकेटेडली गैस कर पाओ तो बेटर है, अदरवाइज 5-7 क्वेश्चन जो ऐसे आएंगे उससे डरो मत, अपने डाटा इंटरप्रिटेशन पे, अपने कॉम्प्रीहेंशन पे और जो चीजें आपने पढ़ रखी हैं उससे भी आपके 40 तक क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे। तो 10 क्वेश्चन तो बहुत होते हैं छोड़ने के लिए, ठीक है, यानी जो ना भी आते हो कोई बात नहीं। सो 10 ही मैक्सिमम, ये तो मैं मैक्स बता रही हूं आपको, यानी 80 नंबर तो आपके कहीं नहीं जाने चाहिए अगर आपने कोई सिली मिस्टेक नहीं की है तो। ओके, सो इट्स मीडियम ऑफ एजुकेशन वाज इंग्लिश। लॉर्ड वेस्ली जो है उन्होंने यहाँ पढ़ाया था। देन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने यहाँ पढ़ाया था। इट वॉज हियर दैट ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्टडीड अलोंग विद सुभाष चंद्र बोस। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम तो डेफिनेटली रहेगा, और दूसरा ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी रहेगा जहां इन्होंने पढ़ाया, टॉट हियर। बट बाकी ये चीज है कि इन दोनों ने साथ में जो है यहाँ स्टडी की है या नहीं, ऐसा कुछ एविडेंस है नहीं। और लॉर्ड वेस्ले ने ये कॉलेज बनाया था, उन्होंने यहाँ पढ़ाया नहीं था। तो फाउंडर थे वो फोर्ट विलियम कॉलेज के। सो फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में ये 2-3 इंफॉर्मेशन आपको पता हो, किसने बनाया था, क्या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था। सो ये दोनों पढ़े तो यही हैं, इट वाज हियर। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सुभाष चंद्र बोस जो है वो पढ़े, बट अलोंग विद का पता नहीं ना, तो इसलिए आप छोड़ सकते हो। आंसर आपका ए और सी है जो जस्टिफाइड है। ओके, अब ये इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए।
A child of first class is trying to learn how to draw a circle on his own but is able to do with the help of his or her teacher. In the light of Vygotsky's theory, it highlights. तो ये क्या हाईलाइट करता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है, दैट मीन्स आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, आपने जो रिवीजन मैराथन्स हैं वो भी नहीं देखी हैं और क्वेश्चंस तो किए ही नहीं है, ठीक है। सो बच्चा अपने आप से जो कर रहा है ट्राई वो कर नहीं पा रहा है, बट अगर वो टीचर की हेल्प से कर रहा है तो वो कर पा रहा है। वाइगोट्स्की में क्लासिक केस ऑफ ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जब अडल्ट की हेल्प से बच्चा वो चीज कर पाए। एसिमिलेशन, अडॉप्शन, अडॉप्शन यानी एसिमिलेशन, अकोमोडेशन पियाजे की थियरी से रिलेटेड है। मैच्योरेशन अलग कॉन्सेप्ट हो गया, तो ये आंसर आपका थर्ड हो गया जी। ओके, Which of the following statements are subalternate as per traditional square of opposition? तो square of opposition हमने पढ़ा हुआ है, A E I O, यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्टरी रहेंगे ए और आई। उससे पहले आपको ये बेसिक्स तो पता हो ना, तो मैंने अगर आपने दोनों रिवीजन मैराथन देखी है तो बहुत अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट आएगा। ओके, सो आंसर आपका क्या रहेगा? देखो, ऑल प्लांट्स आर ग्रीन ऑर्गेनिज्म, यानी ये ए है। नो वाली जो टर्म है वो ई है। सम आर नॉट, तो ये ओ हो गया, और सम प्लांट्स आर ग्रीन यानी ये आई हो गया। तो सब अल्टर्न आपसे पूछा है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए और आई और ई और ओ, ठीक है, यानी ए एंड डी, ए एंड डी, ए और आई, ठीक है। सो अगर आपका बी और सी ऑप्शन में दिया होता तो वो भी आपका सही आंसर होता, बट फिलहाल यहाँ ए और डी ऑप्शन में दे रखा है। तो ये चीज क्या है अपनी? ये सब अल्टर्न है दोनों के दोनों। ओके, तो ये चीज आपको पता हो कि ए और ई टर्म है तो वो कॉन्ट्ररीज हैं, आई और ओ सब कॉन्ट्ररीज हैं, ये सब अल्टर्न है, और आपके ये ऑपोजिट वाले कॉन्ट्राडिक्टरीज हैं। ओके, बेसिक है ये, तो बिल्कुल बेसिक है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। In a certain code language, A is coded as Z, B is coded as Y, C is coded as X. तो सिंपल सी बात है, A B C D E F G है, उनको आप उल्टा लिख रहे हो, तो ये पूरी ABCD लिख लो एक बार के लिए, यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन। ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत ऐसे वो खीरे वाले क्वेश्चंस होते हैं कि ऐसे ऐसे कटने चाहिए, क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए आपका। तो यहाँ वाले क्वेश्चंस में आप गलती नहीं करोगे, डबल चेक करोगे चीजों को। बहुत बेसिक सी चीज है ABCD, तो आप लिखो उसको साइड में, ABCD E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। कितना टाइम लगा? हार्डली 10-20 सेकंड, 30 सेकंड, ठीक है। सो देखो, अब इन्होंने पूछ लिया, उल्टा लिख रहे हैं, ये हमें पता चल रहा है, A है Z, B है Y, C है X। अब मेरे को परफेक्ट लिखना है, ये परफेक्ट देखो, ये P इधर आया, यानी 1 2 3 4 5 6, अच्छा इधर से देखो A, अब वो तो इन्होंने दे भी रखा है, लो K लिखा जाएगा, ठीक है, P का। दूसरा भी इन्होंने दे रखा है V, ठीक है। अब हमें देखना है R, वैसे तो I आना चाहिए, बट R को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18th है, तो इधर से भी 18th देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, आई आएगा, ठीक है। तो फोर्थ कैंसिल, देन U और V, यानी पर R तक पहुंच गए F, 1 2 3 4 5 और छठा है F, तो 1 2 3 4 5 और 6 U आएगा, ठीक है। तो यानी ये भी कट आउट हो गया, ये भी कट आउट हो गया। अब अगला इन्होंने खुद ही दे दिया, E का क्या आएगा? V आएगा। तो अब देख लो, आप C को X लिखोगे या G लिखोगे, तो स्मार्ट वर्क है, C का ही अगर आपको पता हो तो यहां से वो भी सोल्व हो जाता आपका, ठीक है। तो C को आप क्या लिखोगे? ABC, यानी आप X लिखोगे, तो X लिखोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। हो सकता है आपको ये लिखने की भी जरूरत ना पड़ती। अब आप देख लो, परफेक्ट में C दे रखा है, C का तो इन्होंने खुद ही बता दिया X है, तो क्या C वाला X जो है वो यहाँ है? तो C वाला X तो है यार, ये 3 से तो सोल्व नहीं होएगा, यानी एक ऑप्शन आपका कट आउट हो जाता, थर्ड वाला, बट स्टिल ऐसे ही कट आउट करके एलिमिनेट करके इजीली सोल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ओके, Which of the following statements are logically equivalent? 1000 बार बता रखा है logically equivalent कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको कन्वर्जन, कॉन्ट्रापोजिशन और ये ऑब्वर्जन ये पता होने चाहिए। All cats are carnivorous animals. All non-carnivorous animals are non-cats. No cats are non-carnivorous और some carnivorous animals are cats. सो ये चीज आपको बतानी है। अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपका आंसर सही आ जाएगा। सो देखो, ओल, अगर आप ओल का ओल रख रहे हो तो आपका जो कैट और एनिमल है वो क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट होके नॉन लग जाएगा दोनों पे। तो ए और बी तो फॉर श्योर है, अगर इतना भी आपको आइडिया हो जाए तो A B C आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो,
ये कन्वर्जन में आप एग्जैक्टली क्या करते हो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज कर देते हो, ठीक है। तो इसमें एग्जैक्टली तो ई और आई का होता है कि अगर ई है कोई स्टेटमेंट और उसका कन्वर्जन दे रखा है और आई है कोई स्टेटमेंट और उसका कन्वर्जन दे रखा है, तो वो चीजें बिल्कुल सही है और लॉजिकली इक्विवेलेंट है दोनों। ओके, ओ का कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, अगर कन्वर्जन दे रखा है दैट मीन्स ये गलत हो जाएगा। देन है आपका ए का ऑल, ऐसे ये लिमिटेशन के साथ आता है, तो यूजुअली हम इसको कंसीडर बहुत कम करते हैं, करते ही नहीं है कि ये कन्वर्जन में आएगा, ठीक है। सो जो दो प्रपोजिशंस हैं ई और आई वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगी अगर उनका कन्वर्जन किया तो। ओके जी। देन है ऑब्वर्जन में ये ए, जैसे ये ऑल एस इज पी है तो ऑल का नो हो जाएगा एग्जैक्ट ऑपोजिट, और एस और पी एज इट इज रहेंगे बट पी के आगे नॉन लग जाएगा। सेम यहाँ और नो का ऑल हो गया, एस और पी एज इट इज नॉन लग गया। सम एस इज पी तो सम का सम नोट हो जाएगा और एस और पी सेम रहेंगे और पी के आगे नॉन लग जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑब्वर्जन जो है वो क्या होते हैं, लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। देन कॉन्ट्रापोजिशन, ए है ऑल एस इज पी, तो कॉन्ट्रापोजिशन में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट को चेंज करो, दोनों के आगे नॉन लगा दो, ठीक है। ऐसे ही नो का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये लिमिटेशन के साथ आता है तो आप इसको ना ध्यान रखो तो बेटर है कि इसका कॉन्ट्रापोजिशन जो है वो नहीं माना जाएगा क्योंकि लिमिटेशन के साथ है। सम एस इज पी, तो सम या इसका कॉन्ट्रापोजिशन वैलिड ही नहीं है, तो कॉन्ट्रापोजिशन किसका होएगा, ए और ओ का होएगा। कन्वर्जन किसका इक्विवेलेंट होएगा, ई और आई का होएगा। तो ये याद रखनी पड़ेंगी चीजें जो मैंने अच्छे से रिवीजन मैराथन में भी करवा रखी थी। Which one of the following is used as a reference to measure the global warming आएगा, global warming potential of a greenhouse gas। तो किसको हम रेफरेंस लेके चलते हैं, GWP का VIP टॉपिक्स में भी चिल्ला चिल्ला के बताया था कि इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस का, तो ये किसको लेके चलते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 लेके चलते हैं और उसी रेफरेंस के हिसाब से बाकी चीजों को हम देखते हैं, करवा रखा है। ओके, सो देखो ना आप 12th क्वेश्चन करवा रखा है, डन। ये कॉन्ट्रापोजिशन वाला करवा रखा है 11th भी, देन ये आपका इजीली सोल्व हो जाना चाहिए। 9th भी करवा रखा है तो ये सोल्व होना चाहिए। 8th भी इजी है, करवा रखा है। सिर्फ एक 7वां क्वेश्चन ऐसा आया है जो नहीं करवा रखा हो अब तक, ठीक है। 7वां भी कहीं ना कहीं हो सकता है किसी इंफॉर्मेशन से सोल्व हो जाए PYQs में से, बट एक लगा लो कि ये नहीं आता था, उसके अलावा तो सारे आने चाहिए ना अभी तक, ठीक है। सो ये एक क्वेश्चन है, हम गिन के चलेंगे कि एग्जैक्टली कितने क्वेश्चंस हैं जो नहीं पता हो या नए आए हो, बिल्कुल ठीक है। देन आता है जी, एक एग्जाम में एवरेज मार्क्स हैं 6 स्टूडेंट्स के 50। ड्यूरिंग क्रॉस चेकिंग ऑफ द पेपर ये पाया गया कि एक बच्चे के मार्क्स जो हैं वो 48 पढ़ लिए हमने जबकि थे उसके 84, तो हमने उल्टा पढ़ लिया। तो अब करेक्ट एवरेज मार्क्स कितने होंगे, तो देखो 6 बच्चे हैं, 50 एवरेज ले लिया, यानी हमने कितने कर दिए, 300 सब बच्चों के टोटल मार्क्स हैं, करेक्ट, ठीक है। 300 है लेकिन हमने क्या किया है, हमने 48 पढ़ लिया 84 को, यानी 84 में से 48 माइनस करा तो कितना आएगा, 14 में से 8 गए तो 9 और 4 और 2 6, और यहाँ पे 7 में से 36, यानी मैंने 36 जो है वो कम ऐड किया है, राइट। तो मैं इसमें 36 प्लस कर दूं, यानी मेरा टोटल 336 होना था। उस हिसाब से मैं 6 से डिवाइड करके एवरेज निकालती, जो मैंने 300 करके निकाल दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 6 5 30, 6 6 36, 56 आ जाएगा। इंस्टेड ऑफ 50 आपका आंसर 56 आएगा, जो करेक्ट एवरेज रहेगा। इजी है। पहले आप जब भी आपको एवरेज दिया हो और जितने स्टूडेंट या कुछ भी दे रखा हो तो आप मल्टीप्लाई करोगे ना, एवरेज मतलब टोटल तो आपके पास आ जाएगा ना। अब उस टोटल में आना था 84 ऐड होना था, बट ऐड कर रखा है 48, यानी 36 ऐड नहीं कर रखा है, तो 36 ऐड कर दो और उसका करेक्ट एवरेज निकाल दो, दैट्स इट। इजी क्वेश्चन, कोई टफ वाली चीज इसमें है नहीं, ठीक है। Any study of messages at the receiver stage is known as, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जैक्टली नहीं करवाए होते बट कॉन्सेप्ट आपको पता होता है। सो आप ऑप्शंस देख के सोल्व करने की कोशिश कर सकते हो। कोई भी मैसेज की अगर आप स्टडी कर रहे हो रिसीवर स्टेज पे, यानी जहां रिसीव हो रहा है मैसेज, तो वहां पे मैसेज क्या होगा, ऑडियंस एनालिसिस करे, नॉइस एनालिसिस हो रहा है, मैसेज को एनालाइज किया जा रहा है, या कम्युनिकेटर एनालिसिस हो रहा है। तो देखो कम्युनिकेटर नहीं हो रहा है, नॉइस नहीं हो रहा है, ठीक है। सो रिसीवर एंड पे अगर एक कंप्लीट आप स्टडी कर रहे हो, सो ऑडियंस उसको कैसे एनालाइज कर रही है वो स्टडी कर रहे हो ना, सो ऑडियंस एनालिसिस रहेगा, ओके।
In the context of computer network, which of the following best describes the transmission of a message using packet switching? ये क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ है, ओके, जो मैंने आपको करवाए हैं उनमें से. सो डाटा पैकेट्स मे फॉलो डिफरेंट रूट्स एंड मे अराइव एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट ऑर्डर्स. ठीक है, डाटा पैकेट्स विल ऑलवेज फॉलो द सेम रूट नहीं, डाटा पैकेट्स विल ऑलवेज फॉलो द सेम रूट कभी नहीं होता है, फॉलो डिफरेंट रूट बट विल ऑलवेज अराइव एट सेम टाइम नहीं. तो ये ऑलवेज वाली चीजें वैसे ही एक्सट्रीम होगी, अगर आपने नहीं भी कर रखा होता तो कॉमन सेंस है कि डाटा पैकेट यानी इट्स लाइक कई बार ऐसे होता है आप बहुत सारी फाइल्स एक साथ भेजते हो, ठीक है, तो जरूरी नहीं है वो सारी फाइल्स जो है आपने व्हाट्सएप पे या जीमेल पे कहीं भी भेजी हैं तो वो सेम रूट से सेम तरीके से सेम टाइम पे अराइव हो, नहीं, वो अलग अलग टाइम पे ऊपर नीचे हो सकते. कई बार आपका व्हाट्सएप मैसेज होता है ना, आपने फाइल भेज दी बट वो ऊपर नीचे हो जाएगी सामने वाले के फोन में क्योंकि नेटवर्क या डिफरेंट रूट उन्होंने ले लिया, वो सिचुएशन. तो आंसर आपका फर्स्ट रहेगा. An instrument used in structured observation that mentions the categories of behavior to be observed. So जब आप observation कर रहे होते हो उस टाइम पे आप इसको यूज कर रहे हो. So category schedule होगा, observation device होगी, observation schedule होगा, ontological tool होगा. So ये observation schedule होगा जी कि आप कैसे observe कर रहे हो. ठीक है, सो जब आप स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर शेड्यूल आपके पास है बिकॉज स्ट्रक्चर्ड है ऑब्जर्वेशन. ओके, तो आंसर 3 हो जाएगा. टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट डैमेज किडनीज, जो किडनी को डैमेज करें. एग्जैक्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आया हुआ है, करवाया हुआ है अगर आपने पीवाईक्यूज किए हैं तो. क्लास नंबर 59 में करवा रखा था, जो 59th क्वेश्चन पेपर करवाया था. आंसर नेफ्रोटॉक्सिक रहेगा जो किडनीज के लिए है. हीमोटॉक्सिक, हीमेटोटॉक्सिक, हीम जहां आ गया वहां ब्लड के साथ आप जा सकते हो. सो ये एक दो छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी जरूरी है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 इज रिलेटेड टू, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलती रहती हूँ, वीआईपी क्लास में भी बोला था. सस्टेनेबल गोल 17 है. पहले होता था जब एजुकेशन से पूछ लिया जाता था या मोटा मोटा एक जेंडर इक्वालिटी इनइक्वालिटी करके पूछ लिया कि कौन से रिलेटेड है, बट अब वो 17 में से कुछ भी पूछ लेते हैं. और ये क्वेश्चंस के एग्जांपल्स हम देख चुके हैं कि 17 में से कुछ भी पूछा जा रहा है. सो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके, कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वो जो बॉक्स में मैंने करवाए हैं वो आप एज इट इज याद करें. 1 2 3 4 5 हो गए, यहाँ पे भी 5 हो गए, यहाँ 2 और ये 5, ठीक है, यहाँ SDG लिख लो, ये याद करने हैं आपको. तो आंसर क्या रहेगा जी? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी रहेगा. ये आप याद रखो, यहाँ ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लिखो और ये 17 के 17 ऐसे ही याद कर लो. ऐसे याद करोगे बॉक्स बना के तो आपको ऊपर से नीचे आने में एक आधे याद हो जाएंगे, कुछ उसके जैसे जीरो हंगर के नीचे अफोर्डेबल एनर्जी था, इस तरीके से कुछ ना कुछ याद हो जाएगा. ओके, Which of the following are main functions of mass communication? Easy question है, mass communication से related पहले भी ऐसे question आए हुए हैं. Elimination से आराम से solve हो जाएगा. Mass communication क्या डिटैच करता है इंडिविजुअल को सोसाइटी से? नहीं. वो mass communication ना कोई बात जो है वो सब तक पहुंचाना चाह रहे हैं, टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से. तो जो mass communication है यानी masses को आप एक साथ communicate कर रहे हो, जो कोई बात जो आपको जल्दी पहुंचानी है, तो वो सोसाइटी को डिटैच थोड़ी करेगी, कहीं ना कहीं तो कनेक्ट कर रही है ना, कि सबको एक साथ वो बात पहुंच रही है. अगर आपको इतना भी आइडिया है कि नहीं डिटैच तो नहीं करेगी, सो ए ऑप्शन, ए कट होते ही आपका आंसर आ गया सेकंड, CDE. ठीक है, तो इस तरीके से, और जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि ऐसे ही सोल्व एक ऑप्शन से सोल्व हो जाएंगे. कई बार एक से दो से बहुत इजीली बहुत सारे क्वेश्चंस एलिमिनेशन मेथड से सोल्व होते हैं. ओके, अब आप श्योर कर लो इसको. इंडल्ज इन मैसेज क्रिएशन विदाउट वरिंग अबाउट द मोरल कॉन्सिक्वेंसेज. नहीं, मास कम्युनिकेशन में मोरल कॉन्सिक्वेंसेज देखे जाते हैं. वो अलग बात है कि आजकल मीडिया का कुछ अलग ही लेवल चल रहा है, स्पेशली टीवी की अगर हम बात करें, लोगों ने टीवी देखना ही बंद कर दिया है. सो मोरल कॉन्सिक्वेंसेज वहां पे हैं बट वो नहीं कंसीडर कर रहे, वो प्रैक्टिकलिटी की बात है. अदरवाइज मास कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली आप कॉन्सिक्वेंसेज को देखोगे, उनको वरी करते हुए कोई मैसेज क्रिएट करोगे, किस तरीके से हेडिंग बनानी है, किसी की भावनाएं आहत ना हो, उस तरीके से चीजों का ध्यान रखा जाता है. तो आप मैसेज में डायरेक्ट इंडल्ज नहीं होंगे मैसेज क्रिएशन में. तो बचे क्या? ये 3 ऑप्शन बचते हैं. सर्विलियंस ऑफ एनवायरमेंट, ट्रांसमिशन ऑफ सोशल हेरिटेज, कोरिलेटिंग द पार्ट्स ऑफ सोसाइटी इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट. तो CDE जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया. ओके, 2 persons X and Y invested 15,000, 20,000 respectively in a business.
एंड ऑफ द ईयर में उनका जो प्रॉफिट शेयर है वो 3:1 का है, यानी इसको ज्यादा हुआ है प्रॉफिट, इसको कम हुआ है कंपैरेटिवली। इफ एक्स हैज इन्वेस्टेड हिज मनी फॉर द होल ईयर, यानी कहीं ना कहीं ये 1 महीने की इन्वेस्टमेंट दे रखी है। सो अगर एक्स की इन्वेस्टमेंट है 15,000 और उसने पूरे टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, अगर मैं रेशियो निकालूं किसके साथ, उन्होंने 20,000 वाले ने पता नहीं टाइम कितने टाइम तक इन्होंने, या कितने वो हमें नहीं पता कितने टाइम तक, कितने महीने तक उन्होंने इन्वेस्ट किया, तो टाइम देन आपका ये क्या हो गया इज इक्वल टू 3:1। तो इफेक्टिवली अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट भी वही 3:1 आना चाहिए, वही सेम चीज है। तो इन्होंने 12 महीने तक किया, तो ये यहाँ पे 3 0 से 3 0 कट, देन आपका तो 3 0 से 3 0 तो कट हो गई ना। सो 3 5 5 तिये 15, 5 चौके 20, 4 तिये 12, 3 तिया 9 इज इक्वल टू 3t, ये 9/3 आ जाएगा 3, आंसर 3 आ गया जी टाइम का। तो 3 महीने तक इन्वेस्ट किया है। अब अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप वापस से सोल्व करके देखो कि अगर इसने 3 महीने तक किया तो इसने कितनी इन्वेस्टमेंट की, और उसने 15,000 जब किया था 12 महीने तक कितनी इन्वेस्टमेंट की, तो सेम ही चीज है ना। ठीक है, तो टाइम यहाँ पे 3 महीने आ गया, आपका आंसर जो है वो फर्स्ट हो जाएगा। इजी है, ठीक है। अगर आपको मतलब यही है इजीएस्ट तरीका, इजी दिखने में ही पता चल रहा है कि कैसे सोल्व होएगा। Which of the following are different types of ethnography? So ethnography के as such कुछ particularly hard and fast की यही types हैं, वो हमने नहीं देखे हैं। ये क्वेश्चन ड्रॉप्ड है, अगर इसका आंसर पर्टिकुलर दिया होता तो हम सोच भी लेते। क्लासिकल एथनोग्राफी हम उसको बोल देते हैं जो ट्रेडिशनल वे में आप जो है बहुत लॉन्ग टर्म मेथड जो अपनाते हैं, कि आप गए, आपने सारा का सारा जो है क्या किया, चेक किया वहां पे, इट्स लाइक लॉन्ग टर्म, कि आपने लंबे टाइम तक स्टडी की, वहां रहे, वो क्लासिकल माना जाता है। प्राइवेट एथनोग्राफी में यूजुअली ये मान लिया जाता है कि आपने बीइंग अ रिसर्चर जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो ऐड कर दिया, वो सारी चीजें प्राइवेट में मान ली। ठीक है, मेन स्ट्रीम एथनोग्राफी जैसा वर्ड हमने देखा नहीं है। सो इट्स लाइक ऐसा कुछ सच है नहीं, इसीलिए शायद ये क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था। Which of the following statements about read only memory are correct? Easiest question, ये 1000 बार मैंने रैम और रोम का क्वेश्चन करवा रखा है, इसमें तो आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, सो इसको आप जो है वापस से पढ़ेंगे तो आपको आंसर आएगा। कंटेंट ऑफ द मेमोरी रिमेन इंटैक्ट इवन व्हेन द पावर ऑफ रोम इज टर्न्ड ऑफ, बिल्कुल सही है ये बात। रोम इज अच्छा, यहां से भी पता चल जाता है ये वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, सो ये नॉन वोलेटाइल है, तो डी ऑप्शन आपका कट आउट हो गया, और ए आपका सही है, तो ए बी या ए सी में से आएगा। तो देख लो, रोम इज ऑफन यूज्ड टू स्टोर द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन व्हेन द कंप्यूटर इज फर्स्ट स्विच्ड, आंसर सही है ए और बी। ये चीज करवा रखी है, वीआईपी टॉपिक में भी करवा रखी है, नॉन वोलेटाइल वाला भी हो जाता है, ये चीज भी हो जाता है, तो सारी चीजें यहां से आपकी सोल्व हो रही हैं। ठीक है, इंडिविजुअल्स who live in a particular community develop distinctively patterned system of, so जो रह रहे हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी में वो किस तरीके का पैटर्न जो है वो डेवलप करेंगे, तो वो पैटर्न सिस्टम ऑफ क्या, इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मीडिया ओनरशिप, मीडिया मार्केटिंग और इंफॉर्मेशन इंपीरियलिज्म। तो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न जो है वो एक तरीके से डिस्टिंक्टिवली उनका डेवलप होगा। Which of the following statements are true about number system? आपको अच्छे से बता रखा है कैसे इसको कैलकुलेट करना है, अभी रिसेंट क्लासेस में भी इसको हर बार बताया है कैसे आप जो है कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपको सोल्व करके देखना है कि इसका बाइनरी, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करो, ये तो ऑलरेडी डेसिमल में है, तो क्या ये डेसिमल में कन्वर्ट करके जब आप जोड़ोगे तो आंसर 20 आ रहा है, वो आपको चेक करना है। तो इसी तरीके से ये चेक करने हैं, आंसर आपका 3rd आएगा जो कि सही है। ओके, For preservation of their power, the ruling elites seek from media channels. तो वो क्या सीख करते हैं अपनी पावर को प्रिजर्व करने के लिए, जो रूलिंग एलिट्स होते हैं? सोसाइटल इंटेलिजेंस, एंटरप्रेन्योरल पार्टनरशिप, डिजिटल टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन, या वॉइसेस ऑफ डिसेंट। डिसेंट की वॉइसेस कौन ही सुनता है टेक्निकली, तो सोसाइटल इंटेलिजेंस जी, वो सोसाइटी के ऊपर ही तो कंट्रोल पाना चाह रहे हैं। ठीक है, सो वो मीडिया चैनल्स पे रिलाई करते हैं एक पब्लिक ओपिनियन जानने के लिए, या पब्लिक ओपिनियन को बदलने के लिए, प्लस उसको जानने के लिए, उसके सोसाइटी की नीड्स को जानने के लिए, सो वो मीडिया पे हाईली रिलाई करेंगे। If a conclusion incorporates a causal relationship between two or more variables, it has measured. So अगर वो incorporate कर रहा है causal relationship, यानी internal validity की बात हो रही है, क्योंकि external में हम generalization की बात करते हैं। ठीक है, replicability की बात हो नहीं रही है यहाँ exactly, तो आंसर आपका internal validity रहेगा। ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। मैंने आपको बताया हुआ है सॉल्ट्स जो है वो इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। और बेस की आप बात करोगे तो वही पीएच और एसिड बेस वो वाली चीज हो रही है। बेसिस को भी यूजुअली आप कंसीडर कर सकते हो इनऑर्गेनिक में ही। सो पेस्टिसाइड, डायोक्सिन और पिगमेंट्स, ये आपका आंसर रहेगा BCE। ओके, एज पर क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक विच ऑफ द फॉलोइंग फैलेसी इज कमिटेड, जब मिडल टर्म टू वाइड है। सो मिडल टर्म टू वाइड हो, टू नैरो, ये हमने कर रखा है। आंसर आपका साधारण हो जाएगा। ये चीज यहां करवा रखी है, ये देखो साधारण। ये स्वाभिकारा का जो है वो क्या है, तीनों के तीनों इसके टाइप्स में हमने पढ़ा था। सो मिडल टर्म इज टू वाइड, टू नैरो, देन मिडल टर्म इज नॉन एक्सक्लूसिव और मिडल टर्म इज ऑल इंक्लूसिव। सो ये ऑल इंक्लूसिव वाला इसमें आ जाएगा, एक्सक्लूसिव वाला इसमें, साधारण वाले में क्या आ जाएगी, टू नैरो और टू वाइड वाली चीज आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, मिडल टर्म इज टू वाइड। Which of the following is included among the core values promoted by NAAC among the institutions of higher learning? तो core values जो promote करता है NAAC, इनफैक्ट मैंने अभी शॉर्ट्स डाले थे उसमें भी ये चीज करवाई हुई है। तो आंसर क्या रहेगा, नेशनल प्रोटोकॉल्स नहीं बनाता है, नहीं फ्रेम करता है ये। प्रमोटिंग रिलीजियस एजुकेशन नहीं, प्राइवेटाइजेशन की भी बात हम नहीं करते हैं। तो लॉजिक से भी हमें पता चल रहा है कि ये तीन तो नहीं होंगे। सो बचा फोर्थ ऑप्शन, फोस्टरिंग ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज अमंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। तो आंसर फोर्थ हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी? ये भी बिल्कुल अलग क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, डिफरेंट, जो बिल्कुल ही नहीं पता हो। सो ये दूसरा क्वेश्चन लगा लो आप हार्डली। ठीक है, तो इसका आंसर जो है अपना क्या हो जाएगा, गांधीग्राम रूरल यूनिवर्सिटी मदुरई। इफ द स्टेटमेंट ऑल लायंस आर कार्निवोरस एनिमल्स अगर सही है तो इमीडिएटली कौन सी चीज गलत हो जाएगी? सो ये चीज हमने पढ़ी हुई है, AEIO, ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। अगर ऑल वाली सही है सो ये सम नोट वाली क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, यानी सी तो फॉर श्योर गलत हो जाएगा। ऑल वाली सही है तो सारे के सारे नो वाली भी गलत हो जाएगी। ठीक है, सो A और C हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमने कर रखे हैं सारे VIP टॉपिक्स में भी बहुत डिटेल में अलग अलग एग्जाम्पल से करवा रखे हैं जो क्वेश्चंस में आए हुए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ, तो किसकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। स्वयं एक प्रोग्राम है इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखो स्टार्टिंग में क्वेश्चन टफ से ज्यादा थे, अब थोड़े इजी ज्यादा लग रहे होंगे। सो ये है कि आपको क्वेश्चन पेपर देख लेना चाहिए थोड़ा आगे पीछे, ताकि आपको ये ना हो कि आपने पढ़ा ही नहीं लास्ट वाला जो इजी था। ओके, नेशनल काउंसिल ऑफ NCERT बेसिकली UGC और इग्नू, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जी। इग्नू के तो यूजुअली ई ज्ञान कोश को बोल दो, ज्ञान दर्शन, ज्ञान से रिलेटेड ज्यादा होते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च मेक्स यूज ऑफ, तो क्वालिटेटिव रिसर्च किसका यूज करेगा, स्केलिंग का, फैक्टरिंग का, रिप्रेजेंटेटिव कोटेशंस का और SPSS का। तो SPSS में तो हम बेसिकली चाहे क्वालिटेटिव हो चाहे क्वांटिटेटिव हो, हम कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, स्केल या फैक्टरिंग, स्केलिंग का इस्तेमाल भी यूजुअली क्वांटिटेटिव में रहेगा, बट यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव कोटेशंस वगैरह जो है वो क्वालिटेटिव में यूज होंगे। ओके, Which of the following are the characteristics of learner-centered approach? So it lays emphasis on skills. Definitely learner की need पे focus रहेगा. Cooperative determination of subjective matter और lays emphasis on variability of exposure. तो ज्यादा से ज्यादा exposure मिले, ये बात भी ठीक है। तो सारी statements बिल्कुल on point हैं। ABCD आपका आंसर रहेगा। देन है ये क्वेश्चन भी इजी है MS एक्सेल का। ये वाला क्वेश्चन मतलब मैंने जो मेन क्वेश्चंस है कि सम अगर करना है कैसे पूछ रखा है तो वो हमें आते होंगे। तो देखो सम इफ, ठीक है, सम करना है हमें इन D18 में क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा बेसिकली वो पूछ रहे हैं ये। तो ये सम करने को बोल रहे हैं किसको, C18 से C23, यानी यहां से यहां वाली चीजों को, B18 यानी इसमें ये B वाला पोर्शन जो है B18 से B23, देन अगर B18 से B23 3 से ज्यादा है तो 3 से ज्यादा कहां है, 3 से ज्यादा यहां है, उसमें भी अगर इन 3 से ज्यादा वाले में C वाले पोर्शन में अगर 500 से ज्यादा है तो यहां है 500 से ज्यादा, इसमें ये नहीं है, तो आपको ये दोनों जोड़ने हैं, दैट्स इट। तो ये स्टेटमेंट कैसे समझनी है वो मैंने आपको पहले भी समझाई हुई है। ठीक है, तो C18 से 23 तक आपको कंसीडर करनी है सेल्स। देन आपका 18 से 23 में अगर B वाले में 3 से ज्यादा है और 500 से ज्यादा है दूसरे C वाले में, तो उनको जोड़ दो 500 वालों को। तो ये 674 और 1099 आप जोड़ दो, 1773 आपका आंसर आ जाएगा। इन द बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन वॉज प्लेस्ड एट,
तो देखो दो ही यूजुअली मैंने तो एटलीस्ट इतना ही पढ़ा और उसका आंसर भी जस्टिफाइड है। हम पहले पे तो पबजा पढ़ते हैं, ठीक है, पबजा, जो कि आप, और उपनयन सेरेमनी आ जाती है वैदिक सिस्टम में। सो पबजा जो है वो जब आप एंट्री लेते हो, ठीक है, बुद्धिस्ट सिस्टम में, एजुकेशन में, तो ये आपने एंट्री ले ली एजुकेशन सिस्टम में, या गोइंग आउट बोल देते हैं कि घर से बाहर निकल रहे हो अब आप। सो वो पबजा हो गया। और उसके अलावा आप बात करोगे तो दूसरे लेवल पे हम हायर एजुकेशन की ही बात करते हैं, तो सेकंड लेवल होना चाहिए, ठीक है। गूगल वगैरह पे आपको थर्ड भी मिल सकता है, लेकिन आंसर इन्होंने सेकंड दे रखा ऑफिशियल आंसर की में, जो कि जस्टिफाइड है। मैंने ऑथेंटिक सोर्सेज में दो ही चीजें पढ़ी हैं, एक पबजा और एक जो है हायर एजुकेशन में हम पढ़ते हैं यहाँ, ठीक है। अच्छा ये बताना, हायर एजुकेशन में जो होता है ना कॉन्वोकेशन, उसको क्या बोलते हैं बुद्धिस्ट सिस्टम में, ठीक है। बुद्धिस्ट में और वैदिक में भी बता देना। जैसे यहाँ वैदिक में अगर आप बात करोगे तो पबजा की जगह उपनयन सेरेमनी हो गया। सो बुद्धिस्ट में और वैदिक में दोनों में जो आपका कॉन्वोकेशन होगा उसको क्या बोलेंगे वो बताना कमेंट करके। Which informal fallacy is committed in the following statement? Famous actor है जिमी पेकर has said in an interview that astrology is a real science. But वो कौन होता है ना? Therefore scientists now must acknowledge that astrology is actually a science. So ये एक्टर ने फेमस है, ठीक है, उसने पर बोल दिया, दैट डजंट मीन कि वो चीज सही है। सो उसकी अथॉरिटी नहीं है, वो साइंटिस्ट थोड़ी ना है, या उसने कोई एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना करके देखा है। सो इट इज अपील टू इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी। ओके, रेड हियरिंग या स्ट्रोमैन ये है नहीं जो हमने एग्जांपल्स पढ़ रखे हैं उस हिसाब से, एंड इग्नोरेंस वाला भी नहीं है। सो ये क्या है? अपील टू इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। व्हाट नंबर वुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क? तो क्या नंबर आएगा? तो देखो 7 में से 1 गया, 6, 16 में से 7 गया, 9, देन आपका 28 में से 16 गया, 11, नहीं 9 10 11, 8 में से 2 गए 12, ठीक है। देन आपका 43 में से 28 गया। बेसिकली 3 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ सारे कहीं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? ये 15 आएगा, आप देखो। देन आपका 61 में से 43, 82 में से 61। अब कोई ऐसी टर्म हो जिसमें से 82 माइनस करोगे तो क्या आए? आपका फर्दर 3 वाला, यानी 15 हो रहा है, 15 और 3 ये 18, 18 और 3 21, 21 और 3 यहाँ 24 आना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली 24 प्लस कर दो, इसमें 4 और 2 6, 8 और 2 10, 106 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। पैटर्न ढूंढने पड़ेंगे डेफिनेटली। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 34,800 इन 2 साल, और 42,000 हो जाता है 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे। सो आपको एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट और सम ऑफ मनी निकालना है रिस्पेक्टिवली, ठीक है, कि टोटल कितना अमाउंट है। सो मान लो एक्स प्रिंसिपल अमाउंट है मेरा, एक्स अमाउंट जो है वो क्या है? एक सेकेंड, देखो सिंपल इंटरेस्ट, देखो टोटल अमाउंट क्या होता है अपना? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मेरा अमाउंट इन्होंने पूछा, अमाउंट दे रखा है, चलो 34,800 दे दिया, प्रिंसिपल इंटरेस्ट एक्स है मान लो, या पी मान लो, चलो पी, कंफ्यूजन ना हो, प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? पी आर टी डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा, पी है, आर और टी की बात हो रही है। सो आर और टी कितना है? टाइम कितना है? 5 साल, तो यहाँ 5 रखो। रेट हमें निकालना है डेफिनेटली, और प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा। सो ये चीज है मेरे पास, तो मैं प्रिंसिपल निकाल के बराबर रख लूं सारी चीजों को, क्योंकि दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा 42,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस, प्रिंसिपल तो ये भी सेम ही है, ठीक है, प्लस, अच्छा ओके, ये 2 साल है और ये 5 साल हो जाएगा, 5 डिवाइड बाय 100, ठीक है। सो यहां से आप पी निकाल के इक्वल रख लो, तो आपका आराम से प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल आ गया तो आप आराम से जो है अपना अमाउंट भी निकाल सकते हो टोटल, ओके। एक और तरीका हो सकता है कि आप क्या करो, ये चीज को सब्ट्रैक्ट करो। 42,000 में से 34,800 आपने सब्ट्रैक्ट किया, 0 0 2, 11 में से 4 गए। अगर आपको भी कंफ्यूजन होता है ना थोड़ा सा भी, तो आपने उंगलियों पे जैसे हम करते हैं सब्ट्रैक्ट, उसमें करने में कोई शर्म नहीं है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सो 11 1 2 3 4 गए, 6 7 बच गए, तो 7200 आ गया, यानी कि 3 साल का इंटरेस्ट जो है वो 7200 है, ठीक है। सो पी आर टी डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट है ना 7200, यहां से आप टाइम 3 साल हो गया, प्रिंसिपल दे नहीं रखा है अपने को, तो वही पी आर ही कैलकुलेट होएगा। तो सेम यही तरीका ही काफी है, इक्वल रख दो पी निकाल के, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आएगा जी? सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लग के 8% और 30,000 आएगा। कैलकुलेट कर पाते हो या नहीं वो कमेंट करके बताना, नहीं तो अगली वीडियो में सोल्व भी करा देंगे, फिर और क्या करें, ठीक है। बाकी करवा रखी है चीजें, इजी है।
Response of participants who are well aware of the fact that they are being studied is considered. तो जो well aware हैं कि उनको स्टडी किया जा रहा है, so वो डायरेक्टेड रिस्पॉन्स होगा, इंटेंशनल रिस्पॉन्स होगा, डिजायर इफेक्ट होगा, रिएक्टिव होगा. so उनको ऑलरेडी पता है, so जो भी चीजें आएंगी वो उनका रिएक्शन होगा, तो रिएक्टिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा. एंशिएंट टाइम में ओरल कम्युनिकेशन सिस्टम ऑपरेटेड इन एन एनवायरमेंट दैट वाज. तो देखो ओरल कम्युनिकेशन की बात हो रही है एंशिएंट टाइम में, तो जरूरी नहीं है लिटरेट एनवायरमेंट हो सारा का सारा, अर्बन की भी कोई जरूरत नहीं है, मीडिएटेड हो या कोई मीडियम हो ऐसा भी जरूरी नहीं है. तो नॉन रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आपको देखने को मिलेगा. ठीक है. According to National Education Policy 2020, which of the following universal human values will be considered as an integral part of holistic education? So truth, sympathy नहीं होता जी, empathy होता तो चल जाता. Righteous conduct, non-violence, scientific temper और truth, ये बातें बिल्कुल ठीक है. आंसर ACDE हो जाएगा. ओके. मुझे बताना आज के में आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए. आप जब भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखो नीचे कमेंट किया करो कि 50 में से इतने सही हुए. फिर आप खुद देखो कि नेक्स्ट पेपर जब करके देख रहे हो तो कितने सही हुए. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट कंप्यूटर्स? सो क्वालिटी ऑफ पिक्चर्स टेकन बाय डिजिटल कैमरा डिपेंड्स ऑन इट्स रेजोल्यूशन विच इज मेजर्ड इन मेगाबाइट. नहीं, मेगापिक्सल होता है जी, MPX करके लिख देते हैं. USB यूनिवर्सल सीरियल बस होता है जी, ये भी गलत हो गया. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो भी गड़बड़ है. ये क्या हो जाएगा जी? साइज ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर. कंप्यूटर के मॉनिटर का जब साइज मेजर करते हैं तो वो डायगोनली मेजर किया जाता है, ये बात ठीक है. ओके. Which of the following is a free open source content collaboration framework based on JavaScript? ये क्वेश्चन नया हो सकता है आपके लिए, बट नए में भी आपको पता है प्लेटागन, माइंडमिस्टर, लेबस्टर ये हमने पढ़ रखे हैं, सिर्फ H5P नहीं पढ़ रखा, और वही आपका आंसर है. तो हो सकता था आप थोड़ा गैस भी लगाएं कि ये चीजें तो पढ़ रखी हैं, वहां हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, तो H5P हमारा आंसर होगा. ये आपका फिर आपका क्या आ गया, क्या बोलते हैं, कॉम्प्रीहेंशन. इसको पढ़ो और आंसर करने की कोशिश करो. 46 क्वेश्चन आपके सामने है, स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा. आंसर आपका 4th होगा. ठीक है. 47th मॉडर्न एनवायरमेंट कॉन्शियसनेस इज. तो क्या है वो आपसे पूछ रखा है. ठीक है. आंसर आपका क्या रहेगा? 60 ईयर्स. आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक स्पीशीज. तो स्टॉप करके पढ़ो और जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उस हिसाब से आंसर करने की कोशिश करो. आंसर आपका 2nd रहेगा. देन अगेन 49th क्वेश्चन आपके सामने है. स्टॉप करिए, पढ़िए, आंसर दीजिए, सही है या नहीं वो देखिए. 3rd ऑप्शन. 50th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए. पढ़ो, स्टॉप कर लो और आराम से आंसर करो. आंसर रहेगा 1st. ओके. सो ये आपके 50 के 50 क्वेश्चंस हो गए. मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपको जो है समझ आई होंगी चीजें. अगर नहीं समझ आए जो क्वेश्चन, क्योंकि 50 में से 40 तो मिनिमम है, कि अगर आपने पहले के PYQs देखे हैं तो 40 तो आपके इजीली सोल्व हो जाने चाहिए. ओके. एक जो 40 में से मान लो 10 भी बचे, उसमें से भी कैलकुलेटेड गेस करके भी 2-4 ठीक होने चाहिए. सो इट्स लाइक 45 तक आप आराम से स्कोर कर सकते हो इस पेपर में, कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए. So this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts because consistency is the only key to success.